डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रायपुर में साय मंत्रिमंडल चिंतन शिविर शुरू। सुशासन और विकास के विजन पर 2 दिन तक मंथन। कृषि, निवेश, तकनीक समेत कई अहम विषयों पर होगी चर्चा। राष्ट्रीय विशेषज्ञ देंगे नेतृत्व, नवाचार और शासन पर मार्गदर्शन। नागपुर में मोहन भागवत ने संघ की कार्यप्रणाली पर की स्थिति स्पष्ट। कहा, आरएसएस किसी संगठन को कंट्रोल नहीं कर सकता। 5 महाद्वीपों के लोग चाहते हैं कि आरएसएस जैसी ट्रेनिंग। रांची में पहली बार डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का होगा आयोजन। डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने बैठक कर विधि व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात प्रबंधन पर किए दिशा निर्देश जारी। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे झारखंड की खबरों का रुख करके। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, जहां उनके साथ उनकी पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन और टुंडी विधायक मथुरा महतो भी साथ रही। हालांकि मुख्यमंत्री के अचानक दिल्ली दौरे से जुड़े विस्तृत कार्यक्रम या फिर किसी अन्य उद्देश्य को आधिकारिक तौर पर अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री के इस दिल्ली दौरे से झारखंड की राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। दरअसल कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के राजू झारखंड दौरे पर 2 दिनों से प्रखंड स्तर पर कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि इस बीच राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा अपने सुरक्षा कर्मियों और उनके वाहनों को लौटाए जाने की खबरों के बल मिलते देखा जाए, जिससे महागठबंधन के अंदर उठापटक जैसी स्थितियों का बाजार एक बार फिर गर्म हो चुका है। ऐसे में अचानक मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरे पर निकलने से राज्य की सियासी स्थिति में किसी बदलाव की ओर ये इशारा तो नहीं, इस पर भी चर्चा एक बार फिर होने लगी है। मालूम हो कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री के निजी या गैर सरकारी दौरे पर कई बार राजनीति अटकलों को हवा मिलती रही है। लेकिन इतना जरूर है कि यह हार प्रणव झा और कांग्रेस की हार नहीं है, यह हार महागठबंधन की हार। और हम यह मानते हैं कि हमारे सभी महागठबंधन दल के जो सहयोगी हैं हमारे, इस हार से सभी को चिंतित होना चाहिए। कारण स्पष्ट है कि जब हमारे पास पूरा वोट है था तो हम चुनाव कैसे हार। ये एक चुनाव ही झारखंड के राजनीतिक भविष्य को तय नहीं कर सकता है। इसके बाद लोकसभा का चुनाव होगा, विधानसभा के भी चुनाव होंगे, इसलिए सभी दलों को बैठकर सोचने की आवश्यकता है। राजधानी रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आजसू पार्टी की ओर से अखिल झारखंड महिला संघ राज्य स्तरीय अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ पार्टी के प्रमुख एवं राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो द्वारा दीप जलाकर किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रगान के बाद पूर्ण रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सुदेश महतो की पत्नी नेहा महतो, पार्टी के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, विधायक निर्मल महतो एवं पूर्व विधायक एवं मंत्री रामचंद्र शहीद, महासचिव देवशरण भगत सहित पार्टी के सभी वरीय पदाधिकारियों और नेताओं की मौजूदगी देखने को मिली। तो वहीं इस अवसर पर अधिवेशन में राज्य के 24 जिलों से आई लगभग 3000 महिलाओं की भागीदारी देखने को मिल रही है। इसी बीच अधिवेशन का जायजा लेने पहुंची हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह से बातचीत करते हुए कई महिलाओं ने इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार को कई मौके पर घेरा। इस वक्त हम राजधानी रांची के खेलगांव में पहुंचे हैं, जहां के ऑडिटोरियम में आज अखिल भारतीय महिला राज्य स्तरीय अधिवेशन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर आजसू के प्रमुख सभी नेता की मौजूदगी। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं टाना भगत इंडोर स्टेडियम में। यहाँ पे हम लोग अखिल झारखंड महिला राज्य स्तरीय सम्मेलन के लिए उपस्थित हुए हैं और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। महिला अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहती हैं तो आप ज्यादा सशक्त बन सकती हैं, उस पर बात करेंगे हम लोग। अपना परिचय थोड़ा सा। विजेता वर्मा, केंद्रीय सचिव आजसू पार्टी। जी। तो क्या ऐसे जैसे कि विधायक जी कह रहे थे कि महिलाओं को कई तरह की शिकायतें हैं, आपकी भी कुछ शिकायतें हैं? देखिए, शिकायतें तो है ही। झारखंड सरकार में महिलाओं
इतना इतना उत्पीड़न चल रहा है। आए दिन कुछ ना कुछ मामला सामने आता है और मामला सिर्फ आता है, कुछ दिन तक वो अखबार की खबरें बनती है, सुर्खियां बनती है, फिर वो मामला खत्म हो जाता है। न्याय नहीं मिल पाता है पूरी पूरी तरीके से। अगर योजनाओं की भी बात करें तो महिलाएं बहुत परेशान चल रही हैं। मैया सम्मान योजना की बात करें तो पहले रजिस्ट्रेशन हुआ, अब उसमें कैंसिलेशन हो रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें महिलाएं परेशान हो रही हैं। बहुत लोगों का नाम पंजीयन से हटा दिया जा रहा है। ये जो देख रहे हैं महाधिवेशन में 24 जिला से पंचायत, प्रखंड, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय महिला लोग आई हैं। और ये आजसू पार्टी ही एक ऐसा पार्टी है कि महिला को सम्मान देने का, कहीं ना कहीं आप लोग भी देखते होंगे कि एक छोटा सा भी पंचायत का मीटिंग हो, प्रखंड का मीटिंग हो, जिला का मीटिंग हो, आधा आबादी महिला का जगह रहता है। आज का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? आज मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग का पार्टी सुप्रीमो जितनी राज्य से महिला आई हैं, जिनका जहाँ पे योगदान रहेगा उनको दायित्व दिया जाएगा। तो राज्य के 24 जिलों से यहाँ पर महिलाएं पहुंच रही है, जो कि प्रमुख आजसू की प्रमुख द्वारा तमाम जो निर्देश है, दिशा निर्देश है, उसके तहत पार्टी के विस्तार के लिए काम करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो ज्वलंत मुद्दे हैं, राज्य के तमाम योजनाओं की विफलताएं हैं, जो अड़चने योजनाओं में आ रही है, जैसे कि मैया सम्मान योजना, विकलांग योजना, पेंशन योजना, इन सभी को लेकर यहाँ पर बातें रखी जाएगी। इससे लेकर किस तरीके से आवाज उठानी, इस पर चर्चा होगी। फिलहाल यहीं पर आपसे इजाजत लेंगे। फिलहाल आप सभी के साथ यहीं पर कैमरामैन दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति रांची से। नमस्कार। रांची के प्रतिष्ठित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में शुक्रवार को क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण मंत्री सह रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी ने संस्थान का विधिवत उद्घाटन किया। वहीं उद्घाटन कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री एवं राज्य के सांसद संजय सेठ अपनी व्यस्तता के कारण उपस्थित नहीं हो सके। मौके पर नेत्र रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार ने विभाग के अन्य वरीय संकाय सदस्यों डॉक्टर राहुल प्रसाद, डॉक्टर एम दीपक लकड़ा एवं अपनी रेजिडेंट और कर्मियों की टीम के साथ अतिथियों का स्वागत किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि क्षेत्रीय नेत्र संस्थान की स्थापना झारखंड में नेत्र चिकित्सा सेवाओं को नई दिशा प्रदान करेगी, जिससे राज्य के मरीजों को आधुनिक और विशेषज्ञ नेत्र उपचार की सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी और उन्हें जटिल उपचार के लिए राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता कम होगी। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि यह संस्थान नेत्र रोगी को थाम समयबद्ध उपचार, उच्च स्तरीय शल्य चिकित्सा प्रशिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही मेडिकल छात्रों, रेजिडेंट चिकित्सकों और नेत्र रोग विशेषज्ञों के लिए यह संस्थान उन्नत शैक्षणिक और प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। रांची में पहली बार आयोजित हो रहे प्रतिष्ठित डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 के सफल, सुरक्षित और व्यवस्थित आयोजन को लेकर जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय कक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक, यातायात अनुमंडल पदाधिकारी सदर, अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था, उप निदेशक खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, जिला नजारत उप समाहर्ता, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी मेजर आनंद प्रकाश एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में जिला दंडाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करते हुए टूर्नामेंट के दौरान विधि व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, आपातकालीन सेवाओं एवं भीड़ प्रबंधन को समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तो वहीं मंजुनाथ भजंत्री ने मैच के दौरान स्टेडियम एवं आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग, डायवर्जन एवं सुचारू आवागमन की विस्तृत कार्य योजना तैयार कर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने मेडिकल टीम, अग्निशमन दल और अन्य आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ दर्शकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भीड़ नियंत्रण, बैरिकेडिंग, पेयजल स्वच्छता तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था करने पर बल दिया।
जिला दंडाधिकारी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए डूरंट कप 2026 के आयोजन को सफल एवं यादगार बनाने के लिए समयबद्ध तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का 2 दिवसीय चिंतन शिविर 3.0 शुरू हो गया है। 4 और 5 जुलाई तक भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर में आयोजित इस शिविर का उद्देश्य शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, नवाचार आधारित और परिणामोन्मुख बनाते हुए विकसित छत्तीसगढ़ के विजन को नई दिशा देना है। चिंतन शिविर के दौरान कृषि, ग्रामीण विकास, उद्योग, निवेश, पर्यटन, खेल, नवाचार, उभरती तकनीक, सुशासन, संस्थागत सुधार, नेतृत्व विकास और जनसेवा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत मंथन होगा। इन चर्चाओं के आधार पर सरकार भविष्य की विकास रणनीति तैयार करने के साथ साथ विभागों के बेहतर समन्वय और प्रभावी कार्यप्रणाली की रूपरेखा भी तय करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था को भी निरंतर सीखने और खुद को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने पारदर्शी, जवाबदेह और परिणाम आधारित कार्य संस्कृति पर जोर दिया। शिविर के पहले दिन आध्यात्मिक गुरु गौर गोपाल दास, तकनीकी विशेषज्ञ अभय करंदीकर और कृषि अर्थशास्त्री डॉक्टर रमेश चंद्र नेतृत्व उभरती तकनीकों, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं जैसे विषयों पर मंत्रिमंडल का मार्गदर्शन करेंगे। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ चैप्टर द्वारा नवीं वार्षिक सेंट्रल इंडिया इंटरवेंशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन 4 और 5 जुलाई 2026 को मैफिया रिजॉर्ट रायपुर में किया जा रहा है। इस सम्मेलन में मध्य भारत सहित देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 150 हृदय रोग विशेषज्ञ भाग लेंगे। इनमें रत्नागिरी, शिलोंग, कोलकाता, पटना, कोच्चि, चंडीगढ़ सहित देश के विभिन्न हिस्सों से विशेषज्ञ शरीक होंगे। यह सम्मेलन विशेष रूप से डीएम कार्डियोलॉजी फेलोज एवं हाल ही में डीएम उत्तीर्ण युवा चिकित्सकों के लिए अत्यंत लाभदायक होगा, जिससे वे इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के नवीनतम विकासों एवं तकनीकों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन और सहकार मेला का भव्य शुभारंभ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित कृषि मंडपम ऑडिटोरियम में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विष्णुदेव साय रहे, जबकि वन मंत्री केदार कश्यप भी इस अवसर पर मौजूद रहे। सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना और सहकारिता आंदोलन को नई गति देना है। सहकारी सप्ताह चल रहा है 29 जून से लेकर 6 जुलाई तक, और उसी तारतम्य में आज यहाँ पर कृषि मंडपम में ये 2 दिन का ये प्रदेश स्तर का सम्मेलन आयोजित है, जिसमें प्रदेश भर से सहकारिता से जुड़े हुए विभिन्न समिति के लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं और बड़ा गरिमामय वातावरण में आज इसका शुभारंभ हुआ है। ये कल तक चलने वाला है और इसमें हमारे विभिन्न तरह के जो समिति हैं, दूध उत्पादक हैं, मत्स्य उत्पादक हैं, उनके जो विशेषज्ञ हैं वो भी आए हुए हैं। राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने प्रेस को संबोधित करते हुए वीबीजी राम जी की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि रोजगार गारंटी में जो 100 दिन के प्रावधान है उसे अपग्रेड करते हुए अब 120 दिन रोजगार गारंटी देश की जनता को मिलेगी और इसका सीधा लाभ गरीब और ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों को मिलेगा। इनके नाम में परिवर्तन किया गया है, साथ ही साथ योजनाओं में कुछ त्रुटि थी उसे भी सुधार लिया गया है। रोजगार गारंटी के नाम में परिवर्तन के साथ साथ ही उसमें जो त्रुटि थी उसे भी सुधार लिया गया है और अब इसका सीधा लाभ लोगों को मिलेगा। वहीं कांग्रेस के सवालों पर राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा देश के कामों पर सवाल खड़े करती है। उन्होंने हमेशा देश हित का विरोध किया है, जिसकी वजह से जनता ने उन्हें जवाब दिया है। वीबीजी राम जी एक सफल योजना है और इसका लाभ देश की आम जनता को मिलेगा। इसका हमेशा से काम है, जब कोई भी अच्छा काम होता है, अच्छी योजना आती है तो विकास करना। वो भारत का विकास कभी नहीं चाहते हैं,
उन्हें आतंकवादियों को सपोर्ट करना अच्छा लगता है उन्हें। और आप लगातार देख रहे हैं उनके जितने भी हमारे जो अच्छे कार्य होते हैं उनको लेके विरोधाभास होता है, तो उनको जनता को जवाब देना चाहिए कि वो भारत का विकास चाहते हैं या पड़ोसियों का। निश्चित रूप से आज का जो समय है और जो पुराने जो दर हैं उसको रिवाइज किया गया है और मांग भी बढ़ाया गया है, क्योंकि परिवार की ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही है। तो 100 दिन जो था उसको 125 दिन रोजगार किया गया है। राजधानी रायपुर के श्री नारायण हॉस्पिटल ने मरीजों के लिए बड़ी सौगात की घोषणा की है। अस्पताल अपनी 15वीं वर्षगांठ के अवसर पर 7, 8 और 9 अगस्त को विशाल निःशुल्क मेगा स्पाइन एवं ऑर्थोपेडिक सर्जरी कैंप 2.0 का आयोजन करेगा। इस 3 दिवसीय शिविर में आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद 50 मरीजों की स्पाइन एवं ऑर्थोपेडिक सर्जरी पूरी तरह निःशुल्क की जाएगी। इसके लिए 4 जुलाई से प्री स्क्रीनिंग और ओपीडी कंसल्टेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। एक महीना हम लोग कल से जो है स्क्रीनिंग करेंगे, जिसमें कंसल्टेशन उनका पूरा फ्री रहेगा, इन्वेस्टिगेशंस रहेगा, उस पर थोड़ा डिस्काउंट रहेगा। बाकी जितने भी 50 के सर्जरी के लिए सेलेक्ट होंगे उनको 7, 8, 9 अगस्त को टोटल 100% फ्री सर्जरी होगी। उसमें जो भी इम्पोर्टेड जॉइंट लगेगा, स्क्रूज लगेंगे, सब फ्री रहेगा। दवाई वगैरह रहना, ऑपरेशन, बेहोशी सब फ्री। डॉक्टर विशाल कुंदानी आ रहे हैं, एक डॉक्टर तुषार आ रहे हैं, एक डॉक्टर विवेक अहमदाबाद से आने वाले हैं, स्पाइन सर्जन है फेमस। डॉक्टर नीरज बसावड़ा आने वाले हैं, बहुत ये सब इंटरनेशनल स्पाइन सर्जन हैं हिंदुस्तान में। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये एक अच्छा मौका है जब हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग ऐसे ही लोगों का करना चाहते हैं जो कि घर में 1, 1.5, 2 साल से लेटे हुए हैं, जॉइंट बदलवा नहीं पा रहे हैं। जहां सहरसा के सलखुआ थाना से जुड़े चर्चित मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। वायरल वीडियो की जांच के दौरान पुलिस ने बहु अरवा निवासी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस के साथ विभिन्न पुलिस अधिकारियों की मूल केस फाइलें बरामद हुई हैं। वहीं कोसी रेंज के डीआईजी डॉक्टर कुमार आशीष ने बताया कि डीजीपी के निर्देश पर की गई जांच में सामने आया कि आरोपी अवैध रूप से पुलिस अनुसंधान को प्रभावित करता था और केस डायरी तैयार कर अन्य लोगों को उपलब्ध कराता था। इस मामले में सलखुआ थाना कांड दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जांच के दौरान जिन 10 पुलिसकर्मियों के केस फाइलें आरोपी के पास मिली हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर जिले के सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र के डेरा चौक पर बेखौफ अज्ञात अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। मंदिर में पूजा करने पहुंचे स्थानीय किताब दुकानदार सह प्रॉपर्टी डीलर की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। अपराधियों ने श्याम कुमार कुशवाहा को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी है। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए मौके से बड़ी आसानी से फरार हो गए। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से घायल श्याम कुमार कुशवाहा को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर ले जाया गया। वहां मौजूद चिकित्सकों ने उनकी स्थिति का परीक्षण करने के उपरांत उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए मामले की जानकारी ली। वारदात की जानकारी मिलते ही सिवाई पट्टी थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। सीतामढ़ी पुलिस ने रीगा थाना क्षेत्र में सीएसपी संचालक से 1.50 लाख की लूट मामले का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कार्रवाई के दौरान मुख्य आरोपी फेकन कुमार ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग कर जबकि जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे पुलिस सुरक्षा में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 देसी कट्टा, 1 देसी पिस्टल, 2 कारतूस तथा परसौनी थाना क्षेत्र से लूटी गई एक अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की है। प्रारंभिक जांच में मुख्य आरोपी का लूट, डकैती एवं अन्य गंभीर अपराधों से संलिप्तता तथा लंबा आपराधिक इतिहास सामने आया। लूटी गई राशि की बरामदगी एवं अन्य फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है।
गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सिसई गांव के पास देर रात एक सड़क हादसे की सूचना पर जा रही पुलिस टीम की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि रास्ते में अचानक एक नील गाय आन जाने से वाहन चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते पुलिस की गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में वाहन में सवार 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत मॉडल सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार सभी की स्थिति फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। घटना के बाद पुलिस विभाग में हलचल मच गई है और पूरे मामले की जांच जारी है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां अयोध्या राम मंदिर दान विवाद के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का अहम बयान सामने आया है। नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि संघ से जुड़े विभिन्न संगठन स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और उन्हें संघ ना तो केंद्रीय स्तर पर संचालित करता है और ना ही किसी तरह से रिमोट कंट्रोल करता है। मोहन भागवत ने कहा कि लोगों में अक्सर यह गलतफहमी रहती है कि संघ से जुड़े सभी संगठनों का संचालन सीधे संघ करता है। उन्होंने कहा, विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत अनेक संगठन और स्वयं सेवक अपने अपने दायित्वों के अनुसार काम करते हैं और संघ की कार्य प्रणाली में केंद्रीय नियंत्रण या रिमोट संचालन जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। सरसंघचालक ने कहा कि संघ की संरचना समाज आधारित सहभागिता और स्वायत्ता कार्यशैली पर आधारित है। उनके मुताबिक स्वयं सेवकों और विभिन्न संगठनों की कार्य प्रणाली स्वतंत्र है तथा संघ केवल वैचारिक प्रेरणा का कार्य करता है, प्रत्यक्ष संचालन या नियंत्रण का नहीं। संघ का क्या है, क्या क्या संघ का है, लोगों को गलतफहमी होती है ना। इतने सारे संगठन जिसमें स्वयंसेवक काम करते हैं, इतनी सारी गतिविधियां हैं, तो उनको लगता है कि ये संघ ही चलाता है, संघ उसको सेंट्रली डायरेक्ट करता है या रिमोटली कंट्रोल करता है, ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। संघ कार्य की रचना में ये सब है नहीं। आज जो स्वयंसेवक अन्य अन्य काम कर रहे हैं, समाज को साथ लेकर कर रहे हैं, वैसे सारे अन्य कार्य समाज को साथ लेकर डॉक्टर हेडगेवार ने कर लिए थे, कर चुके थे। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर अमरावती दौरे पर हैं। उन्होंने जिला कलेक्टर कार्यालय स्थित नियोजन भवन में महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष महिला जन सुनवाई आयोजित की। इस जन सुनवाई में पूर्व पंजीकरण के बिना आने वाली महिलाओं की शिकायतें भी स्वीकार की गई, जिससे महिलाओं को अपनी समस्याएं सीधे आयोग के समक्ष रखने का अवसर मिला। जन सुनवाई के दौरान महिलाओं की शिकायतों को आमने सामने बैठकर सुना गया और उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास किया गया। कुल 81 शिकायतों में से 26 मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। इनमें पारिवारिक विवाद, पति पत्नी के बीच मतभेद, संपत्ति संबंधी विवाद सहित विभिन्न प्रकार की शिकायतें शामिल थी। कुछ मामलों में पुलिस प्रशासन को आवश्यक कार्यवाही के लिए 8 दिनों की समय सीमा भी दी गई। इस अवसर पर विजया रहाटकर ने कहा कि जन सुनवाई के माध्यम से अनेक महिलाओं को न्याय मिला है और आयोग महिलाओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए लगातार कार्य कर रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण में महिला से मारपीट और अश्लील हरकत के आरोप के मामले में आरोपी सुजीत जाधव ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले को उन्होंने पूरी तरह झूठा बताते हुए कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सुजीत ने कहा कि 30 जून को उनके खिलाफ दर्ज किया गया मामला तथ्यों पर आधारित नहीं है। उनका कहना है कि पुलिस जब भी जांच के लिए बुलाएगी वह पूरा सहयोग करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ राजनीतिक दबाव में मामला दर्ज कराया गया है। जाधव ने यह भी दावा किया कि जिस घटना का जिक्र शिकायत में किया गया है उस समय संबंधित महिला का पति भी मौके पर मौजूद था, इसलिए पूरे घटनाक्रम की सभी पहलुओं से निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। वहीं पुलिस का कहना है कि महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच जारी है और सभी तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश ने अब विकराल रूप ले लिया है। बीती रात से लगातार जारी तेज बारिश के कारण शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी हालात बिगड़ चुके हैं। भिवंडी के कई निचले क्षेत्रों में कमर तक पानी भर गया है। मुख्य सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, जबकि तीन बत्ती समेत प्रमुख बाजारों और कई दुकानों में पानी घुस गया है। तो दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेत, सड़कें और रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए हैं। बीती रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते भिवंडी शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। शहर के तीन बत्ती, मुख्य बाजार और अन्य निचले इलाकों में कमर तक पानी भर गया है। बाजारों में दुकानों के अंदर पानी घुसने से व्यापारियों को भारी नुकसान होने की आशंका है, जबकि सड़कों पर जल भराव के कारण यातायात भी प्रभावित हुआ है। खेतों में जल भराव होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है, जबकि कई आंतरिक सड़कें पानी में डूब जाने से गांव का संपर्क प्रभावित हुआ है। निचले रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।